नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिसंबर 1906 को ढाका में बनी। कब? दिसंबर 1906 को ढाका में बनी। मुसलमान की अलहदा जमात की जो कोशिशें थी वो पहले से ही जारी और सारी थी। तीन हमारी लोकल लेवल की जो आपकी थी पॉलिटिकल पार्टीज वो पहले से बनी हुई थी, जिसके अंदर मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन, प्रोविंशियल मोहम्मदन एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड पंजाब मुस्लिम लीग। नाम ज़रूरी नहीं है याद करना। ये तीन थी। कहने का मकसद है कि तीन पहले एग्जिस्ट करती थी हमारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी ज़रूरी थी, जिसका जो इनिशिएटिव लिया वो नवाब सलीमुल्लाह ने लिया 11 नवंबर 1906 का, और उन्होंने नाम रखा इसका मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी। 11 नवंबर 1906 नवाब सलीमुल्लाह ने हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा वो रखा मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी। लेकिन ये भी अनसक्सेसफुली इंसेप्ट होने में, लेकिन इसने आइडिया दे दिया आपके आने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की का जो एनुअल इजलास हुआ आपका, उस इजलास के अंदर जो है ये बात तय की गई कि अब हम आने वाले वक्त के अंदर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, और नवाब वक़ारुल मुल्क ने जो है इस मीटिंग को प्रिजाइड किया था। किसने प्रिजाइड किया था इस मीटिंग को? नवाब वक़ारुल मुल्क के अंदर दिसंबर 1906 के अंदर एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस का। वहाँ पर जो है आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मार्ज़े वजूद में आई। जब मार्ज़े वजूद में आई तो तीन जनाबे वाला इन्होंने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखे। उसमें से पहला क्या था कि प्रमोट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फीलिंग्स ऑफ सोसाइटी, मतलब मुसलमानों के दिल में अंग्रेज़ों के लिए मोहब्बत पैदा करनी है, अंग्रेज़ों के दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा करनी है, और मुसलमानों के जो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड भी करना है, प्रमोट भी करना है। ये तीन मेजर पार्ट हैं। मुसलमानों के दिल में अंग्रेज़ों की मोहब्बत, अंग्रेज़ों के दिल में मुसलमानों की मोहब्बत, और मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को एडवांस करना। स्ट्रक्चर क्या था इसका? एक प्रेसिडेंट होगा, 6 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक सेक्रेटरी होगा, 2 जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। 1 6 1 2 16 12 1 6 1 2 1 प्रेसिडेंट, 6 वाइस प्रेसिडेंट, 1 सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरी। तो 6 और 4 10 बंदों की टोटली आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनिशियली हमने रिसीव किया कि सिर्फ 400 बंदे हम पार्टी में रखेंगे, इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, फ्री नहीं करना हमने किसी को भी। और इसी तरीके से आगे आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम भी फैलती गई। इसकी जो सेक्रेटेरिएट्स हैं, मतलब कि इसकी जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो हमारी एक्सटेंड होती गई, और एक्सटेंड होने के साथ साथ जो है हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्सपेंड होती गई। इसके ऊपर डॉक्टर के अजीज़ ने जो है वो एनालिसिस दिया है कि 4 फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के अंदर। वो क्या है कि मुस्लिम वांट अ सेपरेट एंटी, मुसलमान एक अलहदा एंटिटी थे, इस वजह से उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। दूसरे जो हिंदुओं का कैरेक्टर था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, वो मुसलमानों के लिए अप्रिशिएटिव नहीं था, इस वजह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तीसरा जनाबे वाला एजिटेशन थी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। तो तीसरी वजह ये थी जो हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और चौथी जनाबे वाला मुसलमान जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डेस्परेटली जो थे वो सर्च में थे, तो इसके लिए भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आगे अपनी बात मनवा सके। ये 4 फैक्टर जो हैं बेसिकली डॉक्टर के अजीज़ बताते हैं कि इस वजह से आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मार्ज़े वजूद में आई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनाबे वाला हमारा जो पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो कौन थे? सर आगा खान पहले प्रेसिडेंट कौन थे? और जॉइंट सेक्रेटरीज कौन थे? मोहसिन मुल्क एंड वक़ारुल मुल्क। 2 जॉइंट सेक्रेटरी है ना, तो एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मोहसिन मुल्क और दूसरा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी वक़ारुल मुल्क। और इन 4 महीने तक काम किया बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर। टोटल 60 मेंबर्स ने काम किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, फिर वहीं पे सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती गई, और कि मुसलमानों के लिए हमने नई पॉलिटिकल पार्टी जो डिज़ाइन की उसका क्या आइडियालॉजी होनी चाहिए। तो 2 डिफरेंट लोग जो थे उनकी डिफरेंट थी कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई क्यों है। मतलब एक तो हो गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बता दिए। एम्स ऑब्जेक्टिव डॉक्टर के अजीज़ का पर्सपेक्टिव आ गया कि क्यों बनाई गई। अब जो उस टाइम के लोगों के था कि हमने क्यों बनाई है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें भी 4 धड़े थे उस टाइम, 4 सोचें थी, 4 स्कूल ऑफ थॉट थे कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई क्यों है। एक स्कूल ऑफ थॉट था नवाब सलीमुल्लाह और नवाब अली चौधरी का, जो बंगाल से ताल्लुक़ करते थे, और वो कहते थे कि हमने सिर्फ और सिर्फ पार्टी इसलिए बनाई ताकि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को मेंटेन कर सकें। ठीक है, और हमारा कोई काम नहीं है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दूसरा जो था वो एजुकेटेड पर्सन थे जो कि बिलीव करते थे जनाबे वाला हम सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट जो है वो लेने के लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और इसका कोई मकसद नहीं। तीसरा जो ग्रुप था वो कहता था कि जनाबे वाला हमने मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है,
इस वजह से हमने पार्टी बनाई। चौथा ग्रुप था रेडिकल्स का, जो कहते थे जनाबे वाला जो इंडियन है, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, हमने सिर्फ एक टशन में बनाई है कि इंडियंस की इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुसलमानों की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होनी चाहिए। तो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट थे उस वक्त जो देखा था, मतलब कोई ये नहीं सोच रहा था कि हमने इस पॉलिटिकल पार्टी से कोई सेपरेट मुल्क लेना है, कोई अपनी पावर जो है स्ट्रगल करनी है, कोई अच्छे ऑफिस के अंदर अपने आप को अपॉइंट करना है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक सर इनमें से 3 तो है वाकई ऐसे। क्या 3 स्कूल ऑफ थॉट्स को जो देखा जाए तो बेसिक उसके जो हैं मुस्लिम लीग बनाने के अंदर पॉइंट्स। यह बात ये है कि हम जब एक पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में भी मैंने बताया था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो टोटल सिर्फ पावर स्ट्रगल होता है कि उसने अपने आप को किसी तरीके से अवान में लेकर आना, मेजॉरिटी में लेकर आना। अभी आप ये देखो कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का ये मकसद होता है कि हमने अवानों में आना है, तो उनका वे ऑफ डीलिंग विद द पीपल डिफरेंट हो जाता। वो क्या करते, लोगों में प्रोपेगेट करते, अपनी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करते, अपने लिए बंदे चूज़ करते, अपने MNAs MPs जो हम आज के दौर की बात करते हैं वो चूज़ करते, अपने साथ एक हल्का यारां जो है अपना स्ट्रॉन्ग करते, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने इलेक्शंस के अंदर विन करना है, तो ये बंदे हमें विन कराएंगे, तो हम जाएंगे अवानों के अंदर और वहाँ जाके हम जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये आइडियोलॉजी नहीं थी। आइडियोलॉजी की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना, एनलमेंट ऑफ बंगाल को रोकना। भाई आपकी आइडियोलॉजी अगर होती कि आपने अवानों में जाना है, तो अवान में जाके आप जिस मर्जी जब मर्जी डिवीजन ऑफ बंगाल करवा दें, कोई रोक सकेगा आपको? आप मेजॉरिटी पार्टी हैं, आप डिवीजन ऑफ बंगाल करना चाहते हैं, कोई रोक सकता है? आप मुसलमानों के, आप उर्दू का नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करवाना चाहते, कोई रोक सकता है? लेकिन आइडियोलॉजी नहीं थी। स्मॉल ब्रेन्स, वेजिटेबल ब्रेन्स थे हमारे पास उस टाइम, कायदे आज़म नहीं थे, तो इस वजह से हमारी वो सोच ही नहीं थी, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो वर्क करना था वो वर्क को नहीं कर सकती, जो उससे एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मकसद है। तो अब यहाँ पे जो है हम एक एनालिसिस क्रिएट करते हैं, वो पेपर में आप लिख सकते हैं, वन पेपर के काम का नहीं है, कि 1855 के अंदर पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन रहा है किनका? इंडियंस का, हिंदूज का, और उसके 30 साल बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी। हमारा पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कब बना है? एम में जो बना 1877 के अंदर कॉलेज बना था और 75 के अंदर स्कूल बना था। कितने साल बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनी? 1906 77 से 1906, 29 साल बाद। तो ये क्या है? ये सेट पैरामीटर्स हैं कि आपको पॉलिटिकली डेवलप होने के लिए 25 से 30 साल लगते हैं। 1855 में एजुकेशन में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए इंडियंस, 30 साल बाद पता लगा पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। मुसलमान 1975 में गए, 1875 के अंदर MAO स्कूल से, मैं कॉलेज के बाद पता लगा, तो उन्हें भी हमें 29 साल बाद पता लगा पॉलिटिकल पार्टी की अहमियत क्या है। यही आप पाकिस्तान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि जब हमारी यूनिवर्सिटी सही एजुकेशन देना शुरू करेंगी तो उसके 30 साल बाद हमें पता लगेगा कि हमने पॉलिटिक्स को चलाना कैसे। मतलब वो जो पहले बच्चे होंगे पढ़ के जा रहे होंगे, वही जाके ऊपर जाके उन्हें पता चलेगा कि भाईजान ये ऐसे करना। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे MCQs आ सकते हैं इसके अंदर, कि पूना ब्रांच है, उसके बाद ईस्ट बंगाल ब्रांच, मद्रास ब्रांच, पंजाब ब्रांच और लंदन ब्रांच कब बनी आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की? तो इनकी डेट्स लिख लें। अप्रैल 1907 को बनी आपकी पूना ब्रांच, 1907। दिसंबर 1907 को बनी आपकी पंजाब। उसके बाद मई 1908 को बनी लंदन, नवंबर 1908 को बनी मद्रास और अक्टूबर 1909 को बनी ईस्ट बंगाल ब्रांच। ये 5 ब्रांचें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सब्सिक्वेंटली बनी। और जो लंदन ब्रांच थी, लंदन के अंदर जो हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेड बनाया, उसका सहरा जाता है आपके सैयद अमीर अली को, AMWR अली को, जिन्होंने वहाँ बैठकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी, उनकी बातें, उनकी वर्किंग, उनकी एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स को बताना शुरू की, वहाँ पे प्रिवेल करना शुरू। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा पास सिमिलर डेपुटेशन जब हो गया, हमने डिमांड रख दी सामने, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? मंटो मॉडल रिफॉर्म्स, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो आया है, जिसको मंटो मॉडल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, तो इसके अंदर भी हमने जो लास्ट टाइम ड्रॉप किया था वो हमने बताया था कि कैसे आपकी सब्सिक्वेंट अपडेटेशन हो रही है आपकी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जरिए, आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपकी वाइसराय गवर्नर जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो मंटो मॉडल रिफॉर्म्स आए तो इन्होंने भी आके प्लान दिया अपना कि हम मज़ीद अब क्या एडिशंस करना चाहते हैं। तो आपका जो मेजर MCQ आता है वो यही आता है कि कौन से रिफॉर्म्स के अंदर आपको राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था हमें कब? 1909 में मंटो मॉडल रिफॉर्म्स के अंदर। और अगर ये सवाल किया जाता है कि हमने डिमांड कब किया था,
तो आएगा क्या जवाब, सिमिलर डेपुटेशन कब, 1906 6 में। को। तो डिमांड कब किया था और मिला कब था, तो उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल मेंबर मैंने आपको बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर के एडिशनल मेंबर होते थे 6 से 12 थे, फिर और 4 से 8 थे। 4 से 8 थे, फिर आपकी 1892 वाली के अंदर बढ़े, ठीक है, 12 से 10 से 15 हो गए, अब बढ़ रहे हैं। फिर देखो फ़र्क कितना आया, 9 और 9 18 साल बाद, 17-18 साल बाद फिर उन्होंने को होश आया कि अब हमने फिर कुछ करना है। तो अब एग्जेक्टिव काउंसिल जो थी, एग्जेक्टिव काउंसिल किसी थी, क्राउन की। वॉइस राय की, उसके मेंबर कर दिए गए टोटल 60 होंगे मेंबर। अब ये मंटो मॉडल रिफॉर्म्स की मैं सारी आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने आके क्या आना उसमें 60 मेंबर होंगे आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसके अंदर आपके नॉमिनेटेड भी होंगे और इलेक्टेड भी होंगे। पहले क्या थे सारे नॉमिनेटेड। अब इलेक्टेड भी होंगे कुछ और नॉमिनेटेड भी होंगे, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल मेंबर, मैंने आपको बताया था एडिशनल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर जो तो ब्रिटेन के थे और एडिशनल मेंबर जो इंडियंस थे। तो इन्होंने कहा कि जनाब वाला मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वर मेंटेन्ड, मतलब अभी तक उन 60 में भी जो मेजॉरिटी वो किनकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। उन्हीं की मेंटेनेंस। और कितने थे आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 23, यानी 60 में से 23 जो थे आपके इंडियंस थे, यानी कि एडिशनल मेंबर या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो कितने थे, सिर्फ आपके 23 आउट ऑफ 16। सेपरेट इलेक्टोरल राइट दे दिया गया हमें। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर्स हैं वो बढ़ा दी गई। पहले वो जनाबे वाला सिर्फ क्या करते, अब उनको बता देंगे, डिस्कशन भी कर लोगे, जो सवाल पूछोगे हम बता दिया करेंगे उसके जवाब, कोई ऐसा मसला नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की इजाज़त दे दी गई, रेजोल्यूशन मूव करने की इजाज़त दे दी गई कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो आप हमें बताओ, हम सड़क बनाना चाहते हो, गटर बनाना चाहते हो, स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हो, कोई ऐसा काम है बताओ, रेजोल्यूशन मूव करो, हम वो भी कर देंगे। डिबेट के रूल्स एंड रेगुलेशन बताया कि इतना टाइम पीरियड हुआ करेगा एक बंदे के पास, इससे ज़्यादा कोई टाइम बोला नहीं करेगा और इतनी देर के लिए मीटिंग हुआ करेगी, ये सारा कुछ। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल। अब जो आपके एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर जो आपके नीचे के सूबे थे, मतलब के बम्बई, मद्रास, बंगाल, इनके जो एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर थे वो इंक्रीज कर दिए गए 4 तक, यानी सूबाई लेवल के ऊपर आपके एग्जेक्टिव काउंसिल यानी गवर्नर के साथ कितने होंगे बंदे आपके, 4। इंक्रीज नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके बिग प्रोविंसेस थे। अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, 4 होंगे एग्जेक्टिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होंगे, जो आपके बड़े प्रोविंसेस थे, बड़े कौन से थे आपके, बम्बई, मद्रास, यूपी एंड बंगाल, ये बड़े प्रोविंसेस थे। इनकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स होंगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स होंगी 50, और जो छोटे सूबे थे यानी पंजाब और बर्मा, इनकी सीटें होंगी 30। क्लियर है। उसके बाद इंडियन मेंबर एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर हमारे जनाबे वाला वॉइसराय होगा, सिन्हा वाज द फर्स्ट वन। 2 बंदे होंगे आपकी वॉइसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर। एग्जेक्टिव काउंसिल में कितने होंगे, 2 बंदे होंगे। उन 2 में जो है आपका एक होगा आपका कौन सा, मुसलमान और एक होगा आपका हिंदू, ठीक है। एक मुसलमान और एक हिंदू एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होंगे, 60 60 में से 23 होंगे कौन से आपके नॉन ऑफिशियल या एडिशनल, 37 होंगे ऑफिशियल। जो आ रहे होंगे वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेथड के जरिए से आ रहे होंगे। याद करना है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916। पहली दफ़ा गांधी और जिन्ना पास आए थे। गांधी, जिन्नानी, मुसलमान, हिंदू पास आए थे, ठीक है। तो कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायदे आज़म ने कब ज्वाइन किया, 13 में। 13 में। शाबाश, 1906 में। 1906 में 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। किया था। तो हमें ये नहीं पता, हमें क्या पता INS पूछा मैंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया, 1900। 6 में। 1906 में कायदे आज़म ने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 1913 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से छोड़ा कब, ये आते होते हैं लाजमी, इन तीनों में से एक सवाल आता होता है। 11 में। 20 1906 में ज्वाइन किया INS, 1920 में लेफ्ट INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, 1920 के अंदर लेफ्ट INC एंड जॉइंड AIML इन 1913। तो अभी हुआ क्या कि कायदे आज़म जो है वो यहीं पे ही, यही वो वक्त था जब आपकी
मिस सरोजिनी नायडू ने जो है वो आपको एम्बेसडर टाइटल दिया था। हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्बेसडर का टाइटल भी दिया, क्योंकि कायद आज़म ने सारी काविशें की, क्योंकि कायद आज़म उस वक्त ये प्रोपोनेंट थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। अंग्रेज़ हमारे ऊपर रूल कर रहा है, अंग्रेज़ का रूल हमें मेंटेन नहीं करना, इसको डिलीट करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब मुसलमान और हिंदू आपस में एक हो जाएंगे। ये एक होंगे तो एक यूनाइटेड फोर्स के तहत हम ब्रिटिशर्स को जो यहाँ से एक्सपेल आउट कर सकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बातचीत करके तो यहाँ पर जो है इन्होंने आपके लखनऊ के अंदर जो है इजलास जो है वो रखवाया, और लखनऊ के अंदर जो कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर आपका इजलास रखा गया नवंबर 1916 के अंदर, जिसके बाद जनाब वाला आपको कहा गया कि हाँ हमारी तरफ से भी कुछ मुसलमान और उनकी तरफ से कुछ हिंदूज़ जो हैं वो मिलेंगे और एक कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर हम एग्री होंगे, ताकि आने वाले वक्त में हम उन्हीं डिमांड्स के ऊपर वर्क कर सकें। तो 60 हिंदुओं ने और 40 मुसलमानों ने जो है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी आपकी लखनऊ पैक्ट की। तो इसके अंदर जो मेजर बातें हैं वो 16 पॉइंट्स हैं, इसके अमल नहीं हुआ था किसी के ऊपर भी, बहुत कम के ऊपर, मतलब वो अपनी बातें मनवाना चाह रहे थे, हम अपनी बातें मनवाना चाह रहे थे। लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या हुआ, हिंदूज एग्री टू द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदू ने कहा चलो ठीक है यार सेपरेट रेट दिया, बदले में क्या लेंगे। अब यहाँ पे हिंदुओं की आपने तलाक़ें देखनी है कि वो कितने शातिर थे या कितने मतलब कि एजुकेटेडली बैकवर्ड नहीं थे वो लोग, उन्हें पता था हम क्यों जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट कर लिया मंजूर, एक्सेप्ट कर लिया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। उसके बाद ये भी राजी हो गया कि हिंदू एग्री एंड मुसलमान वुड हैव 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 1/3 रिप्रेजेंटेशन। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें थी? 60 में से 20 किसकी होंगी? मुसलमानों की। हाँ ठीक हो गया। और टोटल कितनी थी नॉन ऑफिशियल सीट्स? 23। वो राजी हो गए, 20 इनको दे दी। हमने कहा हम राजी हैं, राजी हो गए, दी नहीं। अभी देखो ना एग्रीमेंट हो रही है, हमने बातचीत हो रही है। 20 सीटें हिंदुओं को दे दी, मुसलमान उन्होंने हमें दे दी। हिंदू में अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है, मिली तो नहीं थी ना ऑफिशियली। अच्छा। कहा गया कि ठीक है 1/3 तुम्हें भी सीटें दे देंगे। 1/3 ऑफ 23 सीटें जो नॉन ऑफिशियल हैं उसका 1/3 निकाला जाएगा। तो 8 8 16 8 24 8 सीटें इन्होंने कहा मुसलमानों को हम देंगे, 20 नहीं 8 सीट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम विल गेट लेस रिप्रेजेंटेशन देन देयर पॉपुलेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज प्रोविंसेस वेयर दे आर इन मेजॉरिटी बट मोर इन प्रोविंसेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। यहाँ पे हिंदू कर गए अखीर। उन्होंने कहा जिस सूबे में तुम्हारी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देने कम। इस तरह हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो गवर्नर हमारे जो प्रोविंशियल है वहाँ पे बड़े सूबों में 50 सीटें और छोटे सूबों में 30 सीटें। मतलब जिस सूबे में तुम्हारी पॉपुलेशन है ज़्यादा वहाँ पे तुम्हें सीटें मिलेंगी कम, जहाँ पे तुम्हारी पॉपुलेशन है कम वहाँ तुम्हें ज़्यादा देंगे। वहाँ तुम्हें ज़्यादा। कि वहाँ के लोग सुनेंगे नहीं। क्यों? What was the ideology? सिर्फ जहाँ पे मतलब कि उनके मेजॉरिटी एरिया में लोग होंगे उनके ऊपर रूलर बिठा दिया हिंदू, जो अपनी चीज़ें इम्पोर्स करके लोगों को अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। और जहाँ पे मतलब ये मेजॉरिटी हिंदू की होगी वो वैसे इनकी बात नहीं मानेंगे, इनको वैसे ऐसी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी जो हिंदुओं के अकॉर्डिंग होगी। एक बात ये भी ठीक है, जो असल बताया जाता है एनालिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं एक सूबा ऐसा है जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है लेकिन वहाँ पे मुसलमानों को कम रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा किसकी होगी? इंडियंस की। इंडियंस वहाँ पे करेंगे काम तो ऑटोमेटिकली अवाम अपने आप को किसके साथ अलाइन करेगी? इंडियंस के साथ। वहाँ पे मुसलमानों की मोनोपोली गई। नंबर 1। नंबर 2 बात ये की कि जहाँ पे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कम है वहाँ पे मुसलमानों को सीटें दी जाएंगी ज़्यादा सीटें दी भी जाएँ तो मुसलमान काम नहीं करते। काम किसने करना है? इंडियंस ने। इंडियन ने। तो इंडियंस जब अपने हल्के वाले में काम करेंगे आने वाले वक्त में सीटें किसको ज़्यादा मिलेंगी? लेकिन वो यही कहते थे ना कि हम लोग अगर आपके लोगों के बीच में अपनी इज्जत बनाएंगे, चीज़ें करेंगे तो आपको हम मौका दे रहे हैं, आप जाओ मेजॉरिटी के अंदर बनाओ अपनी जगह। लेकिन मुसलमान नहीं बनाते, वो उनकी कैपेसिटी नहीं थी। मुसलमान एजुकेशनली ज़रा बैकवर्ड थे। आपके जो इंडियंस थे वो ज़्यादा आगे थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर वुड प्रेजेंट एनी बिल। अब चौथी बात ये है कि कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो जनाब वाला कोई ऐसा बिल पेश नहीं करेगा जो दूसरी कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट करता होगा। मतलब कि मैं ये बिल पेश नहीं कर सकता, अगर कोई हिंदू है तो वो ये बिल पेश नहीं कर सकता कि स्कूलों के अंदर तिलक लगाना लाजमी हो। क्यों? मुसलमान तिलक नहीं लगाते और ये हार्म किसको कर रहे हैं? आपके मुस्लिम मेजॉरिटी की सेंटिमेंट्स को। तो कोई हिंदू ये बिल पेश नहीं कर सकता। हाँ तब पेश कर सकता है जब मुसलमानों के अंदर से 3/4 जो मेजॉरिटी है वो कहते हैं हाँ भी पेश कर दो, तब पेश हो सकता है। फिर जनाबे वाला मेंबर्स ऑफ आईएलसी विल बी इंक्रीज टू 150 एंड 4/5 ऑफ द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसकी सीटें कितनी की थी?
60 की थी, उन्होंने कहा था हम डिमांड करेंगे, अब कितनी करें, 150 करें। अच्छा, मतलब इकट्ठे मिलके हम 150 पे ले जाएंगे उसको। हाँ 150 करें, और उसमें से भी 4/5 जो हैं 4/5 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, नॉमिनेटेड सिर्फ 1/5 होंगे, ठीक है। उसके बाद उनका टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ऑफ द लार्जर प्रोविंसेस 125, लार्जर प्रोविंस की उन्होंने कितनी दी थी 50 मिनटो मॉडल के अंदर, छोटे प्रोविंसेस की 30, इनका लार्जर प्रोविंस ये तो मतलब सोच रहे हैं कि हम डिमांड करेंगे खाली पिलाओ। हाँ ख्याली खिलाफ। और कोई जनाबे वाला मेंबर ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वुड बी गिवन द राइट टू मूव एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन भी हम राइट करेंगे कि कभी भी हम मीटिंग को एडजर्न करवाना चाहें, पोस्टपोन करवाना चाहें, उसको ख़त्म करवाना चाहें बाय लॉ, उसके अंदर कोई चेंज लाना चाहे वो भी हम कर सकते हैं, ये पावर भी हम डिमांड करेंगे। ऑटोनॉमी होगी ज़्यादा जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, मतलब कि फेडरेशन की तरफ मूव करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाज़त देंगे। Nobody from Indian civil services would be made either the governor or head of the provincial, कोई भी सिविल सर्विसेज के अंदर से यानी कोई भी ब्यूरोक्रेट को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो गवर्नर बन सके या हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन सके। अब देख रहे हो आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी थी इंडियंस की उस टाइम के ऊपर, और उन्होंने इसी आइडियोलॉजी को फॉलो अप किया, और उन्होंने इसलिए 1950 में आइन बना के उसी को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था, हमारा तीसरा जो गवर्नर जनरल बन रहा है वही हमारा ब्यूरोक्रेट था, गुलाम मोहम्मद, ठीक है। तो कैसे वो इतने अवेयर थे कि उनको पता था कि सिविल सर्वेंट आएगा हेड ऑफ गवर्नर या आएगा जनाबे वाला आपका हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो मामला ख़राब होंगे, उनका नहीं, कोई नहीं बन सकता। और ये वो सारी बातें जो आगे आके उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, कोई चीज़ कोई हमारे किसी इंस्टीट्यूशन का बंदा जो है वो बाईपास नहीं कर सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी किस्म का कोई बंदा बाईपास नहीं कर सकता पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं अपने आइन के अंदर, हमने नहीं लिखी। नोबडी फ्रॉम द इंडियन सर्विसेज हो गया। अच्छा, ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट कस्टम्स, पोस्ट, टेलीग्राफ, साल्ट, ओपियम एंड रेलवे टू बी ट्रांसफर टू प्रोविंस, यानी 6 डिपार्टमेंट्स के अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट किसके पास होंगे, प्रोविंस के पास होंगे। 6 कौन से, कस्टम्स, पोस्ट, टेलीग्राफ, सॉल्ट, ओपियम एंड रेलवे। अफीम यानी ये 6 थी मेजर जो कि पैसा कमा के दे रही थी उस टाइम। तो इन 6 के अलावा बाकी जितने भी हम किधर जाएंगे, आपकी प्रोविंसेस के पास। अच्छा जी, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ वो इंडिया विल बी डिपेंडेंट, 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी मे बी अपॉइंटेड टू असिस्टेंट एंड वन ऑफ देम मस्ट बी वन इन इंडियन। जो काउंसिल बनाई हुई है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने, मतलब कि जो ब्रिटेन में बैठा है, ब्रिटेन के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसने अपनी काउंसिल बनाई हुई है, उसको ख़त्म करो, उसके अंदर 2 सेक्रेटरी रखो, उसके एक इंडियन होगा एक मुस्लिम होगा, और वही एडवाइस करेंगे कि इंडिया के मामलों को कैसे चलाओ। उसके बाद सैलरी जो है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अब इंडिया देगा, क्यों, नहीं अभी आया, ब्रिटिश देगा, हम दे रहे हैं, पहले हम दे रहे हैं, इंडियन एक्सचेकर से जा रही है, हम इंडियन एक्सचेकर से उसकी तनख्वाह नहीं जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो ब्रिटिश एक्सचेकर से जाएगी, ना हमने उसको कभी देखा, अच्छा, ना वो हमारे दरमियान आता है, वहाँ बैठा है काम कर रहा है, हमें क्या पता क्या काम कर रहा है, तो ब्रिटिश एक्सचेकर से तनख्वाह जाएगी, हमारे एक्सचेकर से नहीं जाएगी। उसके बाद जो भी एग्जेक्टिव काउंसिल के जो बंदे हैं हाफ, उसमें से मस्ट बी इंडियंस हु वुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ आईएलसी। आपके एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर जो हैं वो इलेक्ट करेगा कौन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ आई बात की, इंपीरियल लेजिस्लेटिव मतलब वो क्यों इनको करेगा इलेक्ट, ताकि मतलब जिस तरह हमारे पार्टीज में एमएनए बैठ के कर रहे होते हैं इलेक्ट एग्जीक्यूटिव, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट होकर, एग्जेक्टिव काउंसिल इलेक्ट होकर नहीं आ रहा। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जब इलेक्टेड लोग चूज करेंगे लोगों को, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव एंड नो ऑफिसर शुड बी डेलीगेटेड बाय जुडिशियल अथॉरिटी। किसी एक्स्ट्रा बंदे को जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, जुडिशरी को सेपरेट कर दो फ्रॉम द आपकी एग्जेक्टिव।